हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन को है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देना, इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब इट इज़ द लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना, फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाना बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स। एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, नई नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर देना, दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एक कंट्री के बारे में, मैक्सिको के बारे में। मान लीजिए दिस इज़ द कंट्री मैक्सिको। मैक्सिको कंट्री का बच्चों बहुत बुरा हाल था यहाँ पे 1953 से पहले। 1953 से पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल बुरा हाल था। यहाँ पे अनाज नहीं होता था, गेहूँ चावल कुछ भी अनाज नहीं होता था। तो मैक्सिको वाले बिल्कुल भूखे मर रहे थे, अकाल की परिस्थिति यहाँ पे। तो इस समस्या का समाधान निकाला एक बंदे ने जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। अब नॉर्मन बोरलॉग क्या है, देखिए नॉर्मन बोरलॉग ये जो साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, ये था 1953 में ये एक सेंटर था, रिसर्च सेंटर, जिसका नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। सेंटर का नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। तो इस सेंटर में नॉर्मन बोरलॉग अपना रिसर्च का काम कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मैक्सिको से थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, बड़े ही परेशान रहते थे, अपने देश की समस्या का समाधान करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जापान की एक वैरायटी ली, जापान की एक क्रॉप वैरायटी ली। अब ध्यान से सुनिएगा, जापान की जो ये वैरायटी थी वीट की या मेज़ की, मान लो ये एक आप बोल सकते हैं ड्वार्फ वैरायटी थी। मतलब बहुत ही छोटा सा पौधा होता था ये, लेकिन काफ़ी इसके अंदर जो पैदावार थी काफ़ी अच्छी थी। तो जापान की एक वैरायटी ली और उसकी क्रॉसिंग करवा दी अमेरिका की एक वैरायटी से। जापान की जो ये वैरायटी इन्होंने ली, इसका नाम था नोरिन 10। नाम भी ध्यान रखना आपको, नोरिन 10। उसके बाद इन्होंने अमेरिका की एक वैरायटी ली, अमेरिका की जो वैरायटी थी उसकी खास बात थी कि ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी थी, मतलब इस पे अनाज बहुत लगता था, हाई यील्डिंग वैरायटी थी। इसका नाम था ब्रेवर 14। ठीक है, तो दो अलग अलग वैरायटी ली, एक जापान की वैरायटी ली नोरिन 10, एक अमेरिका की वैरायटी ली ब्रेवर 14, और दोनों की क्रॉसिंग करवा दी। और दोनों की क्रॉसिंग करवाने के बाद इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक नई वैरायटी बनाई जो कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी। एक्चुअल में था क्या कि जो जापान की वैरायटी थी वो काफ़ी छोटी वैरायटी थी, काफ़ी छोटा सा प्लांट होता था, और अमेरिका वाला जो प्लांट था वो काफ़ी लंबा पौधा होता था। ठीक है, तो अब इन दोनों की क्रॉसिंग से एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी बन गई। अब इस सेमी ड्वार्फ वैरायटी की प्रॉब्लम ये थी कि ये बीमारियों को सहन नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने इस सेमी ड्वार्फ जो नई वैरायटी ये बनी, मान लीजिए ये एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनी, ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। अब इस नई वैरायटी को इन्होंने क्रॉस करवा दिया इनकी खुद की कंट्री में जो वैरायटी होती थी, यानी कि मैक्सिको के अंदर जो वैरायटी होती थी उसके साथ में। अब मैक्सिको क्योंकि वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल थी, फसलें जल्दी से उगती नहीं थी, तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत उगती थी ना, वो क्या थी, वो बीमारियों को सहन करने की उनकी क्षमता
बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट थी। तो मान लीजिए ये मैक्सिकन वैरायटी है। मैक्सिकन वैरायटी की क्या खास बात थी कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट थी। अब इसके दोनों के मिश्रण से जो नई फसल इन्होंने बनाई, जो नई क्रॉप इन्होंने बनाई, वो एक ज़बरदस्त क्रॉप उभर के सामने आई और उसका नाम रखा गया, देखिए एक मिनट, ये जो नई फसल बनाई गई इसकी खास बात थी कि इसके अंदर देखो, ये पहली बात तो सेमी ड्वार्फ थी, ओके। दूसरी बात, अब ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है, अब ये बीमारियों को भी सहन कर सकती है। और तीसरी बात, ये हाई यील्डिंग वैरायटी भी है, मतलब पैदावार भी ज़्यादा होती है। सारे गुण एक ही फसल के अंदर आ गए। इट इज़ ऑल्सो हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। तो अब इस तरह की जो वैरायटी बनी है, दो वैरायटी बनाई गई, एक का नाम रखा गया, अब जो नाम बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक का नाम रखा गया पीटिक 62, पीटिक 62, और दूसरी वैरायटी का नाम रखा गया पेंजेमो 62। ये दो वैरायटी बनाई गई और इन दोनों वैरायटीज़ को लगा दिया कहाँ पे, मैक्सिको के अंदर। अब इन वैरायटीज़ की वजह से मैक्सिको में इतना अनाज हुआ, इतना अनाज पैदा हुआ कि जो मैक्सिको भूखा मरता था, जिसके लोग जहाँ पे बिल्कुल भी अनाज नहीं होता था, मैक्सिको में इतना अनाज पैदा होने लग गया कि ना सिर्फ मैक्सिको का खुद का काम चल रहा था, बल्कि उसने दूसरी कंट्रीज़ को भेजना भी शुरू कर दिया अनाज। इतना ज़्यादा अनाज पैदा हुआ। तो इतना ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होना, एक अनलिमिटेड क्रॉप का प्रोडक्शन होना, एक बहुत ही ज़्यादा जो है फसलों के अंदर बढ़ोतरी होना, इसको बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब आपसे अगर पूछोगे कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन जो लीडर था वो कौन था, तो आप बोलोगे नॉर्मन बोरलॉग, है ना। क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग की वजह से एक नई वैरायटी मैक्सिको में आई और जिसकी वजह से मैक्सिको की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो यही रीज़न है कि नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो बच्चों, ये तो बात हुई मैक्सिको की। अब सेम समस्या इंडिया के अंदर भी थी, क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया से चले गए थे 1947 के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद क्या था, हमारी कंट्री के अंदर भी अनाज की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो ऑल अराउंड बात करें हम 1960 के आसपास, 1947 में आज़ाद हो गए थे, उसके बाद अनाज की इतनी समस्या हो गई इंडिया के अंदर कि बिल्कुल भूखमरी की परिस्थिति थी। तो 1960 के अंदर जैसा काम वहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, हमारे इंडिया के अंदर भी एक साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगेन वेरी वेरी IMP, MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने भी बहुत अलग अलग तरह की वैरायटीज़ बनाई इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया गया। तो इसीलिए MS स्वामीनाथन को बोलते हैं फादर ऑफ, अगर मान लीजिए देखो आपसे सिंपल पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो आप बोलोगे नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर इंडिया के अंदर पूछा जाए कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। उसके बाद देखिए, अब आपको देखना है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, प्लांट ब्रीडिंग कैसे करवाई जाती है। सो लेट मी राइट,
क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल चल रहा था ये प्लांट ब्रीडिंग की वजह से ही तो हो रहा था। नई नई तरह की वैरायटीज़ बनाई जा रही थी जो किसी कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट थी, कोई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा कर रही थी। तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग से ही सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा था। तो प्लांट ब्रीडिंग के कुछ खास स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर आपको मेनली 5 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, या क्रॉसिंग बोल सकते हो आप, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स एंड देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग and testing of superior quality या superior recombinants आप बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप है इसका रिलीज और यू कैन से कमर्शलाइजेशन। देखिए एक एक पॉइंट समझते हैं प्लांट ब्रीडिंग का। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए आप वीट की कोई नई वैरायटी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट अवेलेबल है वीट के, वो सब आपको कलेक्ट कर लेने हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे देखा कोई छोटा सा प्लांट है वीट का, ठीक है, आपने वो ले लिया। दूसरी जगह पे गए तो आपने देखा वीट का एक लंबा सा प्लांट है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रेन कम है, कोई बात नहीं। तीसरी जगह जब आप गए तो आपने देखा कि उसका साइज़ मीडियम है लेकिन उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस टाइप से आपने अलग अलग तरह के जितने भी आपको अवेलेबल हुए वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर क्रॉप के सारे अलग अलग तरह के वेरिएबल, अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स थे उनके सैंपल कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग तरह के जीन हैं तो आप अलग अलग तरह के जीन एक ही जगह पे कलेक्ट करें, इसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, आपने अलग अलग तरह के जीन कलेक्ट कर लिए। किसी के पास डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन है, किसी के पास हाई प्रोडक्टिविटी जीन है, किसी के पास लेंथ बढ़ाने वाला जीन है, तो मतलब अलग अलग तरह के जीन को आपने एक ही जगह पे कलेक्ट कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो दिस इज़ कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के अलग अलग तरह के प्लांट्स को आपने कलेक्ट कर लिया। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स क्या है। अब इनमें से आपको अपनी डिज़ायर्ड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट चूज़ करने हैं। तो मान लीजिए आपको एक ऐसे प्लांट की ज़रूरत थी जो हाइट में ज़्यादा हो, आपने वो ले लिया। एक आपको चाहिए जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, आपने वो ले लिया। और उसके बाद ये हो गया सिलेक्शन, ठीक है। दिस इज़ द सेकंड प्लांट कि आपने सिलेक्शन भी कर लिया, ओके। अब कराना क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इन दोनों को, मेल और फीमेल को, इन दोनों का क्रॉसिंग करवा दिया। तो इन दोनों के जीन जब मिक्स होंगे तो नया प्लांट बनेगा। तो मान लीजिए ये आपका बनेगा नया प्लांट। तो ये ऐसा तो है नहीं एक ही प्लांट बनेगा, मान लीजिए बहुत सारे प्लांट आपके ऐसे बन गए। इन दोनों के मिक्सचर से आपके 8-10 प्लांट या जितने भी आपने बनाए वो बन गए। अब क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब इन सभी में से आपको चूज़ करना है कि जो रिक्वायर्ड जीन आप चाहते तो वो किस में आया है। मान लीजिए सिर्फ यही वो प्लांट है एकमात्र जो हाइट में भी बड़ा है, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी है, यानी कि इसमें दोनों के गुण आ गए। जो आप चाहते थे वो ये वाला है, बाकी ना इसमें वो गुण है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ ये है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। दिस इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन हो गया, अब है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होगा, आप इसको चेकआउट करोगे कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लैब में जाएगा, साइंटिस्ट इसको चेक करेंगे कि कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं है। जब ये चेक हो जाएगा उसके बाद हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में उतार सकते हैं, कमर्शलाइज़ कर सकते हैं और इसके सीड को बेचा जा सकता है।
तो इस टाइप से होता है प्लांट ब्रीडिंग। इस टाइप से एक नई वैरायटी, एक सुपीरियर वैरायटी का निर्माण किया जाता है। तो ये स्टेप्स आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, ऐसा नहीं आप आगे पीछे इन स्टेप्स को कर दोगे। ओके, तो ये होगा हमारा प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट। अब देखिए एक पॉइंट और छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के अंदर कितना सपोर्ट करता है। तो हमारे इंडिया की जो जीडीपी है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस, लेट मी राइट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स की टर्म है वैसे तो, लेकिन आप इसको सामान्य भाषा में ये समझ सकते हैं कि एक देश की जो इनकम होती है, एक देश की जो सैलरी होती है, एक टाइप से इनकम जो होती है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो उस जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो हमारे देश की जीडीपी में, हमारे देश की आय में एग्रीकल्चर का योगदान है 33%, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा योगदान है, 33% बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों। यानी कि हमारे देश का जो काम चलता है वो 33% काम खेती बाड़ी से चलता है। फिर भी पता नहीं क्यों किसानों को इतना परेशान किया जाता है, उनको जल्दी से लोन भी नहीं दिया जाता, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। खैर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पेज चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको बाकी का टॉपिक समझाता हूँ। देखिए बच्चों, इंडिया के अंदर बात की जाए, इंडिया के अंदर वीट की 2 वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई जो हाई यील्डिंग थी और डिजीज रेजिस्टेंट थी। वीट की जो 2 वैरायटी बनाई गई वो क्या थी, पहली बात तो उनके अंदर खास बात थी वो हाई यील्डिंग थी, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे करते हैं। तो 2 वैरायटी बनाई गई वीट की, एक थी वो दोनों ही हाई यील्डिंग थी, मतलब ज़्यादा पैदावार वाली थी, और साथ में उन पे बीमारियों का असर भी नहीं होता था, दैट मीन्स कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी थी। अब जो करवाने जा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वो 2 वैरायटी कौन कौन सी तैयार की गई। वीट देखो बच्चों गोल्डन कलर की होती है, सोने रंग की होती है, और कई बार हम गेहूं को सोना भी बोलते हैं, तो वहीं से आपको याद रखना है। एक वैरायटी बनाएगी सोनालिका और एक बनाई गई कल्याण सोना। इजी है याद करना, गेहूं सोने के रंग की होती है, गोल्डन कलर की होती है, वहां से ध्यान रख जाए, दोनों में सोना लिखा हुआ है, एक है सोनालिका, एक है कल्याण सोना। तो वीट की 2 वैरायटी बनाई गई, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट। अब ऐसे ही राइस की भी 2 वैरायटी बनाई गई। तो राइस की 2 जो वैरायटी बनाई गई वो एक थी जया और दूसरी वैरायटी थी रत्ना। याद रखना बच्चों दोनों का नाम, एक जया है और दूसरी रत्ना है, ठीक है। अब ये जो 2 वैरायटी थी ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, बोथ वाज सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ क्यों बना रहे हैं बच्चों, ये वर्ड बार बार क्यों आ रहा है सेमी ड्वार्फ। देखिए बच्चों, अगर कोई फसल बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ड्वार्फ होगी, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो भूसा बनता है, जो तूड़ी बनती है, जो भूसा बनता है वो कम होगा। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी कि अगर तेज़ हवा होगी तो वैसे ही गिर जाएगी। तो हम ना चाहते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा छोटी हो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो, वो सेमी ड्वार्फ हो, यानी कि वो गिरे भी ना और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी फसल सेमी ड्वार्फ हो। खैर जया और रत्ना राइस की 2 वैरायटी बनाएगी जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी ना। तो क्वेश्चन इज दैट कि इन दोनों वैरायटीज़ को कैसे बनाया गया। तो देखिए इन दोनों वैरायटीज़ को बनाने के लिए एक तो था एक प्लांट लिया गया IR8 और जो दूसरा था, या यू कैन से एक वैरायटी थी IR8 जिसको मनीला में बनाया गया था। IR8 को बनाया गया था, इट वॉज, लिख देता हूँ इसके नीचे, इट वॉज डेवलप्ड एट इसको बनाया गया था IRRI में, और ये RRI जो सेंटर है ये है मनीला में।
मनीला है फिलीपींस में, वहाँ से फिलीपींस से एक वैरायटी लेके आए हम IR8, ठीक है। ओके, दूसरी वैरायटी लेके आए हम ताइवान से, ताइवान कंट्री से दूसरी वैरायटी लेके आए, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ताइचुआंग नेटिव 1। तो ये दो वैरायटी हम अलग अलग कंट्री से मंगवाते हैं। फिर से बताता हूँ, फिलीपीन का एक इंस्टीट्यूट है IRRI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेट मी राइट, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती कई बार, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हमने एक वैरायटी मंगवाई राइस की IR8, और दूसरी वैरायटी हमने मंगवाई ताइवान से जिसका नाम था ताइचुआंग नेटिव 1। और दोनों वैरायटी की प्लांट ब्रीडिंग करवा के हमने जो दो वैरायटी बनाई वो थी जया और रत्ना, जो कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी। अब एक और पॉइंट है कि जैसे ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे राइस पे रिसर्च होता है, वैसे हमारे इंडिया में भी एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो देखिए, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया में है, वो है कहाँ पे, लोकेशन कई बार पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना वो है कटक में, कटक, और कटक है ओडिशा के अंदर। तो यहाँ पे राइस पे रिसर्च होता है। अब जो ये राइस का प्लांट है इसमें ड्वार्फनेस क्यों आ रही थी, ड्वार्फनेस के लिए कोई ना कोई जीन तो रिस्पॉन्सिबल होगा। जो बोनापन था प्लांट के अंदर, जो वो किस जीन की वजह से आ रहा था, तो उस जीन का नाम है DGO-WU-जीन, ये नाम है जीन का। इस जीन की वजह से क्या हो रहा था, राइस का प्लांट लंबा नहीं हो पा रहा था, ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। खैर ये नीट में नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया, आप नोट कर सकते हैं, याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं शुगर केन की, बस लास्ट पॉइंट है, 2 मिनट का और रह गया। शुगर केन, गन्ना। अब शुगर केन के अंदर भी दो वैरायटी थी, एक थी नॉर्थ इंडिया की वैरायटी और एक थी साउथ इंडिया की वैरायटी। जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो गन्ना उगता था, मान लीजिए ये नॉर्थ इंडिया का गन्ना है, लाइक दिस, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया का जो गन्ना था उसका नाम था सैकेरम बर्बेरी, सैकेरम बर्बेरी। और जो साउथ इंडिया के अंदर जो गन्ना उगता था उसका नाम था सैकेरम ऑफिसिनेरम। अब मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, सैकेरम ऑफिसिनेरम। यहाँ पे जो गन्ना उगता था ना वो काफ़ी थिक स्टेम वाला था, काफ़ी मोटे स्टेम वाला था, लाइक दिस। तो देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो गन्ना उगता था उसकी खास बात क्या थी, ये जो गन्ना था इसका शुगर कंटेंट बहुत कम था, इट हैज़ पुअर शुगर कंटेंट, ये पहली कमी थी। और दूसरी बात, इसका जो स्टेम था वो भी बहुत पतला था, थिन स्टेम, शुगर कंटेंट भी कम है, जो स्टेम है वो भी पतला है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट था कि ये बीमारियों से लड़ने की इसकी जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी, इट वॉज हाई डिजीज रेजिस्टेंट, हाई डिजीज रेजिस्टेंट। ऑन द अदर हैंड जो ये वाला है इसका क्या है, थिक स्टेम, दिखने में ही है थिक स्टेम है, और इसके अंदर शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा था, हाई शुगर कंटेंट,
बट इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये बीमारियों से लड़ने की इसकी जो क्षमता थी वो बहुत कम थी, लेस डिजीज रेजिस्टेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, क्योंकि भाई ये गन्ना बहुत अच्छा था, इसके अंदर काफ़ी मोटा इसका स्टेम है और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, साउथ इंडिया से इस गन्ने को ला करके नॉर्थ इंडिया में उगा दिया। लेकिन क्योंकि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट था नहीं, तो ये नॉर्थ इंडिया में आने के बाद बेचारा ग्रो ही नहीं कर पाया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हमने सोचा भाई जो नॉर्थ इंडिया में उसका तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट ज़्यादा है, क्यों ना हम इसकी क्रॉसिंग करवा दें। अगर इन दोनों की क्रॉसिंग करवा दें और एक जो नया प्लांट बनेगा प्लांट ब्रीडिंग से, वो देखते हैं क्या होता है। तो दोनों की क्रॉसिंग करवा के दोनों को क्या करवा देगा, क्रॉस्ड। और उसके बाद में शुगर केन की एक नई वैरायटी बनाई गई, कि एक न्यू वैरायटी बनाई गई। अब जो ये नई वैरायटी थी ना, इसके अंदर वो सारे ही गुण आ गए। देखो अब जो नई वैरायटी बनी है, ये इसका स्टेम भी थिक है लाइक दिस। सो नई वैरायटी जो है इसके पॉइंट्स क्या है, इसका स्टेम भी थिक हो गया, थिक स्टेम, इसके अंदर शुगर कंटेंट भी बढ़ गया, हाई शुगर कंटेंट, और ये डिजीज रेजिस्टेंट भी हो गया, हाई डिजीज रेजिस्टेंट। तो देखो सारे के सारे गुण अब इसके अंदर आ गए दोनों प्लांट की क्रॉसिंग करवाने से। अब इसको कहीं पे भी उगाया जा सकता है, चाहे इसको नॉर्थ में उगा दो चाहे साउथ में उगा दो, हर जगह उग जाएगा ये, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें आएंगे। तो ये फ़ायदा होता है प्लांट ब्रीडिंग का, तो इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग आपको समझाना ज़रूरी था। और बस इतना ही है बच्चों, इससे ज़्यादा मैं नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला, इतना ही आपके नीट में आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इवन एक दो पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताए हैं, कुछ भी कम नहीं बताया। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।